Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम लिंकेज टॉपिक को कवर करेंगे, सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं, राइट, जो हमारी ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, अगर वो एज अ यूनिट बिहेव करें तो उस जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। इसका मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो जीन्स हैं इस तरीके से, अगर ये एज अ यूनिट बिहेव करते हैं, भाई ये यूनिट है, ये यूनिट है, अगर ये एज अ यूनिट ग्रुप ऑफ जीन्स जो एज अ यूनिट बिहेव करते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू ऑलवेज रिमेन लिंक्ड टू ईच अदर। और इसी लिंक्ड जो टेंडेंसी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोल देते हैं, राइट। मैंने आपके साथ क्या शेयर किया, मैंने शेयर किया कि जो हमारे ग्रुप ऑफ जीन्स है, द ग्रुप ऑफ जीन्स विच बिहेव्स एज अ यूनिट, उसको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, राइट। और जो फिनोमेना है जो लिंक्ड जीन्स को दिखाता है, वो आपकी क्या है, वो फिनोमेना आपका लिंकेज कहलाता है, राइट। सो होपफुली आपको लिंकेज का जो ब्रीफिंग है वो क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ अगर हम डेफिनेशन पे आए तो यहाँ आपका डेफिनेशन में आप देख सकते हैं लिंकेज क्या है। लिंकेज एज रिलेटेड टू जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ जीन्स और अदर डीएनए सीक्वेंसेस टू वन अनदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। इसका मतलब जो भी आपके जीन्स हैं, राइट, चाहे वो आपके, ये देखिए लिंकेज आपका जेनेटिक्स से डेफिनेटली क्या करेगा, इंटर रिलेट करता ही है, क्योंकि जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट जीन्स, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है लिंकेज में कि लिंकेज एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ जो जीन्स हैं वो क्या है, वो क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो एक ही सिंगल क्रोमोसोम पे पास पास में प्रेजेंट होंगे, एक ही सिंगल क्रोम पे वो, एक ही सिंगल या सेम क्रोमोसोम पे वो प्रेजेंट है, एंड दे आर क्लोजली प्लेस्ड टू वन अनदर, जिसकी वजह से वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे या वो लिंक्ड रहेंगे। और ऐसा फिनोमेना हमको क्या बताता है, ऐसा फिनोमेना को हम लिंकेज कहते हैं। सो होपफुली लिंकेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो आपके दो क्लोजर जीन्स हैं, द टू क्लोजर जीन्स और सीक्वेंसेस आर to each other on the chromosome, the greater the probability that they will be inherited together. इसका मतलब अगर दो जीन बहुत पास हैं एक ही सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो जीन्स आपके हमेशा इनहेरिट होंगे कमिंग जनरेशन्स में, यानी वो आपके एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके पास हो जाएंगे कमिंग प्रोजनी के अंदर। सो इस तरीके का अगर कोई भी इनहेरिटेंस पैटर्न आ रहा है जहाँ पे आपके जो जीन्स क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, अगर वो जीन्स एज इट इज़ पास हो जाते हैं आपकी कमिंग प्रोजनीज़ के अंदर, चाहे वो F1 जनरेशन हो या F2 जनरेशन हो, अगर वो सेम पास हो जा रहे हैं, तो इस तरीके का इनहेरिटेंस पैटर्न जो हमारा आता है वो आता है हमारा लिंकेज। सो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको से एक आध दो चीज़ें और आपके साथ शेयर करूं, तो आपके साथ मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी, जो है लिंकेज वैल्यू। देखिए, जो टी.एच. मॉर्गन थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे थे लिंकेज के ऊपर, जो ड्रोसोफिला के अंदर उन्होंने आपको शो किया था, वो अभी हम आगे कवर करेंगे। सो टी.एच. मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिलस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करे थे, उसके अकॉर्डिंग उनका ये मानना था, या कह लीजिए उनका ये कहना था कि जिस इंटेंसिटी के डिग्री से दो जीन्स एक साथ लिंक्ड होंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लिंकेज वैल्यू होगा। मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई अकॉर्डिंग टू टी.एच. मॉर्गन, दो जीन्स जो हैं, अगर उनमें बहुत ज़्यादा क्या है, उनमें अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है या बहुत ज़्यादा डिग्री है जिससे वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पास हो जाएंगे, भाई इनहेरिट कर दिए जाएंगे। और इसी को, यानी इसी इंटेंसिटी या इसी डिग्री को टी.एच. मॉर्गन ने नाम दिया लिंकेज वैल्यू। तो होपफुली लिंकेज वैल्यू आपको समझ में आया होगा। अब भाई ये लिंकेज वैल्यू किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उनको हम कवर करते हैं। जो ये लिंकेज वैल्यू है, ये डिपेंड करेगी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। इसका मतलब भाई अभी हमने क्या शेयर किया, अभी हमने ये शेयर किया कि दो जीन्स अगर इस तरीके से किसी सिंगल क्रोमोसोम में पास पास प्रेजेंट है,
तो यही जीन्स तो क्या कहलाएंगे, हमारे लिंक्ड जीन्स कहलाएंगे, और यही जीन्स इनहेरिट कर दिए जाएंगे प्रोजेनी के अंदर, राइट। तो जो इनके बीच का ये डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस पे ही तो डिपेंड करेगा कि जीन्स लिंक्ड रहेंगे या जीन्स सेपरेट हो जाएंगे। तो लिंकेज वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इसी डिस्टेंस के ऊपर, यानी दो लिंक्ड जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसी पे डिपेंड करेगी कि भाई इंटेंसिटी या डिग्री जो लिंकेज की है, या डिग्री जो आपकी लिंक्ड जीन्स की है वो कितनी है, जो वैल्यू आएगी, जो लिंकेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये इसी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। सो होपफुली लिंकेज, और क्यों होता है लिंकेज, इसका जो कॉन्सेप्ट है, और लिंकेज वैल्यू जो टी.एच. मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो फाइंड आउट करा था वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ लिंकेज पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज हमारे दो तरीके के हैं, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। देखिए, अब कंप्लीट लिंकेज की हम बात करें तो कंप्लीट लिंकेज आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि दो ऐसे जीन्स जो कम्प्लीटली लिंक्ड हैं वो क्या शो करेंगे, आपकी कंप्लीट लिंकेज शो करेंगे, यानी उनकी जो टेंडेंसी है या कह लीजिए उनकी जो डिग्री या इंटेंसिटी है टू रिमेन लिंक्ड टुगेदर वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। दैट मीन्स जो लिंक्ड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है इन केस ऑफ लिंक्ड या कंप्लीट लिंकेज, राइट। इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहता है इनका डेफिनेशन, complete linkage is exhibited when the genes of a particular character are present very close to one another। ये तो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि अगर दो जीन्स बहुत पास हैं, अगर बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं एक दूसरे से, अगर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, वो सेम क्रोमोसोम पे हैं, तो क्या होगा, उनके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो भाई दोनों एक साथ चिपके रहें, दोनों एक साथ मिले रहें, और उसी तरीके से वो कमिंग जनरेशन्स में प्रोजेनीज में चाहे वो F1 है या F2 है वो पास हो जाएं। यही तो भी हमने कवर करा, राइट। तो देखिए, अब ये जो टेंडेंसी आ रही है या जो ये कंप्लीट लिंकेज आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कुछ फैक्टर्स की वजह से प्रेजेंट करता है, या कह लीजिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो नहीं है या प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट लिंकेज हमें देखने मिलता है। सबसे पहला तो आपका इसलिए भी है ये कंप्लीट लिंकेज, या कह लीजिए कंप्लीट लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट आया इसलिए भी आया कि सबसे पहले ऐसे जीन्स के अंदर जो पास में प्रेजेंट है उनके अंदर कभी भी आप क्रॉसिंग ओवर नहीं देखेंगे। यानी जो क्रॉसिंग ओवर है या क्रॉसओवर है, जो आपके लिंक्ड जीन्स हैं उनके अंदर एब्सेंट रहता है। देखिए, अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैं बात कर रही हूँ आपके जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनके बारे में। तो आप ये ना सोचें कि हम यहाँ जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं हम किसी भी क्रोमोसोम के बारे में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ हम सिंगल क्रोमोसोम पे ही बात कर रहे हैं। सेम ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन आपके सेम लोकस पे, सेम क्रोमोसोम पे आपके दोनों जीन प्रेजेंट होने चाहिए, पास प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, तभी कॉन्सेप्ट लिंकेज कहलाएगा। और क्योंकि यहाँ कंप्लीट लिंकेज है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर डेफिनेटली क्या होने वाली है भाई, यहाँ नहीं होने वाली है। क्रॉसओवर नहीं है तभी तो वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी तो वो कम्प्लीटली लिंक्ड है, राइट। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अपार्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर दूसरी चीज़ क्या हो रही है, क्योंकि क्रॉसओवर नहीं है तो ये जो जीन्स है कभी भी क्या होंगे, कभी भी बेटा सेपरेट नहीं होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्रॉसओवर भी नहीं है और ये जीन कभी भी सेपरेट भी नहीं होने हैं। और जब सेपरेट नहीं होने हैं तो इतना तो हम समझ चुके हैं कि जब सेपरेट नहीं हुए तो क्या हुए भाई, इनहेरिट हुए, है ना। दे आर गोइंग टू इनहेरिटेड टुगेदर इन द कमिंग प्रोजेनी ओवर एंड ओवर द जनरेशन्स। हर एक जनरेशन में वो पास ऑन होते ही रहेंगे ऐसे टिस ही। अब सेपरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जीन ब्रेक ही नहीं हुआ। यानी जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा था, जब गैमीट्स बन रहे थे मियोसिस के दौरान, उस समय जो जीन्स थे वो टूट ही नहीं पाए, वो ब्रेक ही नहीं हो पाए, वो नॉन ब्रेक कंडीशन में ही रहे, वो सेपरेट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो जब सेपरेट ही नहीं हो पा रहे हैं तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो एज इट इज़ क्या हो गए, कॉपी कर दिए गए F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में, कमिंग प्रोजेनीज में वो इनहेरिट कर दिए गए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है किसका, कंप्लीट लिंकेज का, राइट।
लेकिन अब इतनी बात तो हमने समझ ली, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि भाई कंप्लीट लिंकेज क्या है, क्यों होती है, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स जो कंप्लीट लिंकेज कराते हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें जो कंप्लीट लिंकेज है ये रेयर है नेचर के अंदर। ये भी हमको ध्यान रखना है कि भाई बहुत ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भाई जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, जब भी गैमीट्स बनते हैं, जब भी मियोसिस होता है, तो मियोसिस में तो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो टूटते ही हैं, जो जीन्स हैं वो सेपरेट होते ही हैं। नहीं होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इट इज़ पास कर दिए जाएंगे, जो एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट करेंगे किसी भी इंडिविजुअल स्पीशी के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। तो इसलिए ये जो है आपका कंप्लीट लिंकेज जो है ये एक रेयर फिनोमेना है या रेयर है नेचर के अंदर। अब बात करते हैं एक क्रॉस की, जो यहाँ आप साइड में देख पा रहे हैं। ये क्रॉस आपका मॉर्गन ने ही दिया है। ये मॉर्गन का जो स्टडी, जो एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर किया था, ये उसका ही एक क्रॉस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब इसको हम कवर करेंगे विद रेफरेंस टू योर कंप्लीट लिंकेज। देखिए यहाँ आप सबसे पहले पेरेंट जीन देख पा रहे होंगे। पेरेंट जीन या पेरेंट्स देख पा रहे होंगे वो कैसा है भाई। एक पेरेंट तो हमारा ग्रे बॉडी का है जिसके लॉन्ग विंग है, और एक पेरेंट हमारा ब्लैक बॉडी का है जिसके वेस्टिजियल विंग है। ये बेटा आई है, यहाँ पे जी आई है, इसको आई कर लीजिएगा। ये जी आई है यहाँ वेस्टिजियल, तो उसके वेस्टिजियल विंग्स हैं, राइट। तो ये पेरेंट हो गए, राइट। एक तो ग्रे बॉडी का लॉन्ग विंग के साथ, और दूसरा पेरेंट जो है वो ब्लैक बॉडी का वेस्टिजियल विंग के साथ है, राइट। अब इसके जो गैमीट्स हैं, ये आया डोमिनेंट और ये आया आपका रेसेसिव। अब हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे दोनों ही जीन क्या होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारे को प्रोजनी में मिलेंगे। लेकिन हम मानेंगे क्या, हम डोमिनेंट ट्रेड को या डोमिनेंट जो आपका एक्सप्रेशन आया उसी को ही मानते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से। तो यहाँ जो आपका गैमीट आ रहा है F1 जनरेशन का, जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं F1 जनरेशन के, वो आपको इंटरमीडिएट दिख रहे हैं, राइट। वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के दिख रहे हैं। लेकिन हम, क्योंकि मैंने आपको बताया हम डोमिनेंट वाला मानते हैं, तो इंडिविजुअल को हमने कैसा माना, जो प्रोजेनी आई है वो लॉन्ग विंग और ग्रे बॉडी वाला आपका F1 जनरेशन आया। देखिए यहाँ से भी हम समझ गए कि जो जीन की टेंडेंसी थी वो साथ ही रही, वो इनहेरिट ही रहे, यानी बॉडी भी ग्रे रही और जो विंग आए वो भी क्या आए, वो भी लॉन्ग आए। तो ये तो इनहेरिटेड हो गए दोनों जीन टुगेदर, राइट। लेकिन मैंने आपसे कहा था जो लिंक्ड जीन्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो आने वाली जनरेशन तक भी अगर वो क्लोजली प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम के अंदर, तो वो एग्जैक्टली क्या कर दिए जाएंगे, वो एग्जैक्टली प्रोजेनीज के अंदर ट्रांसफ़र या इनहेरिट कर दिए जाते हैं। ओके, सो अब यहाँ कवर करते हैं F2 जनरेशन को। देखिए F2 जनरेशन में क्या हुआ, F2 जनरेशन को अगर प्रोड्यूस करना है तो F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए मैंने टेस्ट क्रॉस किया जो रेसेसिव पेरेंट के साथ ही किया गया है, राइट। जो F1 इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, F1 इंडिविजुअल्स का रेसेसिव पेरेंट्स के साथ क्या कर दिया गया, टेस्ट क्रॉस कर दिया गया, जिससे हमको क्या मिली, F2 जनरेशन मिली। अब यहाँ हम देख पा रहे होंगे F2 जनरेशन में 50% तो आ रहे हैं आपके ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग, और 50% आपके आ रहे हैं ब्लैक बॉडी विद वेस्टिजियल विंग्स। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये भी एक पेरेंट आया है और ये भी आपका पेरेंट ही है, यानी ये जितने भी F2 जनरेशन आई इन्होंने एग्जैक्टली रिजेंबल किया अपने पेरेंट के गैमीट्स को, या पेरेंट्स को एग्जैक्टली रिजेंबल किया। क्यों? क्योंकि इनके जो जीन्स थे, जो कलर और आपका लेंथ दे रहे थे विंग्स का, ये दोनों जीन्स क्लोजली लिंक्ड थे, क्लोजली प्रेजेंट थे सेम क्रोमोसोम पे, इसलिए ये सेपरेट हो ही नहीं पाए। जबकि जीन्स जो थे वो सेपरेट हुए मियोसिस के दौरान, जो होते हैं जनरली, लेकिन इस कंडीशन में वो सेपरेट ही नहीं हो पाया, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया। इसलिए जो आपके प्रोजेनी आई F2 जनरेशन में वो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी, 50% एक पेरेंट का, 50% कॉपी मिलेगा आपको दूसरे पेरेंट का। सो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कंप्लीट लिंकेज का। होपफुली आपको ये क्रॉस अलॉन्ग विद द डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लिंकेज की, दैट इज़ इनकम्प्लीट लिंकेज। अब देखिए, क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज है तो इससे हम इतनी बात तो समझ गए, ना ही जो जीन्स हैं वो क्लोज प्रेजेंट होंगे, डेफिनेटली वो सेपरेट भी होने वाले हैं क्योंकि क्लोज प्रेजेंट नहीं है, और जब वो सेपरेट होने वाले हैं तो वैरायटी भी प्रोड्यूस होने वाली है, राइट। एक्सचेंज भी होगा, राइट। डिफरेंट करेक्टर्स भी, डाइवर्सिटी भी प्रोड्यूस होगी, ये भी हम समझ गए। और क्योंकि डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्रॉसओवर हो रहा है, तो क्या होगा, क्रॉसओवर जब ही तो हुआ भाई, डाइवर्सिटी जब ही तो बनी जब क्रोमोसोम क्या हुए, टूट गए, सेपरेट हो गए।
राइट। और कब होंगे? मियोसिस में होंगे। यानी जितनी भी कॉन्सेप्ट अभी हमने कंप्लीट लिंकेज में कवर किया था, उसका जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट आपका इनकम्प्लीट लिंकेज का है, जहाँ आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट भी हो रहे हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट भी हो रहे हैं, ब्रेक भी हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम भी हो रहा है, यानी क्रॉसिंग ओवर भी वहाँ पर हो रहा है, और जो करेक्टर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट भी आ रहे हैं, यानी जो डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, या कह लीजिए रिकॉम्बिनेशंस हैं, वो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं इन योर इनकम्प्लीट लिंकेज कंडीशन। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ मैंने आपके साथ एक क्रॉस यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आइए इसको आप क्रॉस के साथ एक्सप्लेन मैं करूँगी, और आई होप कि आप उसको समझ पाएंगे। देखिए, जैसे पीछे हमने एक क्रॉस प्रोड्यूस किया था, वहाँ हमारे पास एक बॉडी था ग्रे या ब्लैक, और विंग्स थे लॉन्ग या फिर वेस्टिजियल। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो आप देख पा रहे हैं, पहला पेरेंट आपका ब्लू फ्लावर विद लॉन्ग पोलन दिख रहा है, उसके गैमीट्स भी आपको नीचे दिख रहे हैं बी एंड एल। इसके बाद जो दूसरा पेरेंट है वो आपको रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन दिख रहा है, जिसके जो गैमीट्स है वो है स्मॉल बी एंड स्मॉल एल। अब F1 जनरेशन में हमको मालूम है एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों ही जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, और जो आपका पेरेंट आ रहा है, या जो आपका जो F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स आएंगे वो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों पेरेंट्स का। तो यानी वो आया कैसा? आप उसमें आपके डोमिनेंट जीन्स भी आए और आपके रेसेसिव जीन भी आए। अब दोनों में रेसेसिव और डोमिनेंट में क्योंकि हम डोमिनेंट को ही काउंट करते हैं, तो F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो यहाँ हम देख पा रहे हैं आ रहे हैं कैसे? ब्लू कलर के फ्लावर्स विद अ लॉन्ग पोलन, राइट। अब हमने क्या करा? इसको हमने वापस से टेस्ट क्रॉस कराया, राइट। डाईहाइब्रिड का क्रॉस हमको प्रोड्यूस करना है, टेस्ट क्रॉस कराया। जैसे पीछे भी हमने डाईहाइब्रिड का एक क्रॉस प्रोड्यूस किया था, उसमें भी हमने टेस्ट क्रॉस किया था, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है? डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाना है, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस करेंगे आपकी F1 जनरेशन का उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ। सो आप यहाँ देख सकते हैं इस कंडीशन में जो आपका परसेंटेज या फ्रीक्वेंसी आ रही है, आप देखिए 44% फ्रीक्वेंसी आ रही है किसकी? ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन की। 6%, इससे पहले 6% से पहले हम यहाँ देखते हैं जो हमारा कौन सा था? रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन था। इसके भी देखिए 44% ही चांसेस हैं कि भाई 44% चांसेस हैं किसके? कि 44% ही प्रोजेनी कैसे आएगी? रेड एंड राउंड आएगी। वहाँ भी 44% है कि भाई 44% चांसेस हैं कि प्रोजेनी कैसी आएगी? ब्लू एंड लॉन्ग पोलन वाली आएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ रहे हैं, और हमने पढ़ा यहाँ जीन क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ब्रेकेज होगा, रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे, वैरायटी क्रिएट होगी, डाइवर्सिटी आएगी। तो यहाँ आपके जो प्रोजेनी आ रही है वो देख पा रहे हैं आप, ये हाइब्रिड आ रहा है, यानी यहाँ पे आपके ब्लू कलर के फ्लावर विद अ राउंड पोलन आ रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड आपके रेड कलर के फ्लावर विद अ लॉन्ग पोलन आ रहे हैं। यानी यहाँ क्या हुए? दोनों जीन्स जो आपके कलर को और साइज़ को प्रोड्यूस कर रहे थे या इफ़ेक्ट कर रहे थे, वो दोनों जीन्स एक दूसरे से सेपरेट होकर के दूसरे जीन्स के साथ उन्होंने पेयरिंग या बॉन्डिंग फॉर्म कर ली, जिसकी वजह से हाइब्रिड क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वैरायटी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन आए। क्योंकि क्या हुआ? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, राइट। तो जो चांसेस आए ऐसे फ्लावर्स के या ऐसे आपके पोलन्स एंड फ्लावर्स के, वो आए 6% फॉर ब्लू एंड राउंड एंड 6% फॉर रेड एंड लॉन्ग। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जहाँ से हम इनकम्प्लीट लिंकेज को समझ पा रहे हैं, और हमने समझा भी है। होपफुली आपको दोनों कॉन्सेप्ट यानी इनकम्प्लीट लिंकेज अलॉन्ग विद उसका क्रॉस एंड कंप्लीट लिंकेज अलॉन्ग विद उसका क्रॉस आपको समझ में आया होगा। सो आइए अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, जहाँ हम बात करेंगे फैक्टर्स जो लिंकेज को इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या होगा? यहाँ सबसे पहले आप फैक्टर देख पा रहे हैं डिस्टेंस, उसके बाद देख पा रहे हैं एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आफ्टर दैट यू कैन सी योर एक्स-रेज एंड लास्टली टेम्परेचर। अब एक एक करके इन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से ये फैक्टर्स लिंकेज को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, हम ऑलरेडी पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आज सेशन में समझाया था कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा किसी भी लिंक्ड जीन्स के अंदर या किन्हीं भी दो जीन्स के अंदर, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो लिंकेज के चांसेस वहाँ कम होंगे, राइट। यानी स्ट्रेंथ जो है लिंकेज की वो जब ही ज़्यादा होगी जब दो जीन्स आपस में क्या होंगे? आपस में बहुत क्लोज प्रेजेंट होंगे। जितना ज़्यादा क्लोज प्रेजेंट है उतना ही ज़्यादा उनका स्ट्रेंथ होगा लिंकेज का। तो ये तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट रहा।
अब बात करते हैं एज ऑफ ऑर्गेनिज्म की। सो जैसे ही जैसे एज बढ़ती है, विद इंक्रीजिंग एज जो चांसेस हैं क्रॉसिंग ओवर के वो रिड्यूस होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो लिंकेज का स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्योंकि रिड्यूस हो रहे हैं तो लिंकेज के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है एज में कि जो जैसे जैसे एज बढ़ रही है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं, और जब रिकॉम्बिनेशन कम हुआ तो आपको मालूम है क्या फिनोमेना आएगा, कंप्लीट लिंकेज का फिनोमेना आएगा। दैट मीन्स जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की वो बढ़ जाती है, लिंकेज के चांसेस क्या हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक्सरेज की बात करें तो अगर हम एक्सपोज्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है अगर एक्सरे से, तो जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की वो डिक्रीज़ होती है। यानी अगर आप एक्सरे से बहुत ज़्यादा एक्सपोज रह रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में है एक्सरे से रेडिएशन के, तो उनके अंदर जो लिंकेज का जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, या स्ट्रेंथ जो है लिंकेज की वो डिक्रीज़ हो जाती है, राइट। अब लास्ट आता है आपका टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसी वैसी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होती जाती है। सो ये आपके 4 फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं लिंकेज को। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, भाई इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है लिंकेज की। देखिए लिंकेज की इंपॉर्टेंस, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें तो समझ ही चुके हैं आज के सेशन में ही। सबसे पहला तो ये रिड्यूस करता है किसको, वैरायटी को। भाई क्रॉसओवर हुआ ही नहीं, सेपरेशन हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी ही नहीं है कि भाई क्या हो, वैरायटी प्रोड्यूस हो। रिकॉम्बिनेशन होना ही नहीं है, क्रॉसओवर क्योंकि हुआ नहीं है, कोई भी जीन सेपरेट नहीं हुआ मियोसिस के दौरान या गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, तो वेरिएबिलिटी तो आएगी ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट तो जिसका कॉन्सेप्ट है या सिग्निफिकेंस है वो यही है कि वैरायटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है इन गैमीट्स अनलेस क्रॉस ओवर हो रहा हो, अनलेस क्रॉसिंग ओवर सेपरेट्स द लिंक्ड जीन। यानी अगर आपका कंप्लीट लिंकेज है तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि क्या हो, क्रॉसिंग ओवर हो, तो वहाँ तो वैरायटी प्रोड्यूस ही नहीं हुई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें, जहाँ गैमीट्स भी सेपरेट हो रहे हैं, जहाँ पे जीन्स भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, आपके जो जीन्स हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे और क्रॉस ओवर होने वाला है। क्रॉस ओवर डेफिनेटली क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली क्या आने वाला है, वैरायटी आने वाली है। तो ये आपका ओवरऑल टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं जो सिग्निफिकेंस को शो करते हैं आपकी लिंकेज के अंदर। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।